गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जनवरी और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो के अंदर रोजाना की तरह कंपटीशन के लिहाज से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं या महत्वपूर्ण सुर्खियाँ उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जिसको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और वीडियो के एंड के अंदर 5 करंट अफेयर्स के क्विज हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को मोटिवेशन कोट के साथ में। क्या शानदार कोट दिया हुआ है। वैसे तो मेरी कोई ख़ास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल के अंदर एक जिद लिए बैठे हैं। और जिद क्या है? तकदीर को औकात दिखाने की। तकदीर है उसको औकात याद दिलाने के लिए जो दिल के अंदर जिद लेके बैठे हैं और अपन दिखा के रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गगनयान मिशन के बारे में बात करते हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है, प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा। ये चर्चा के अंदर क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसरो के द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के अंदर इसरो प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया जाएगा उसका क्वालिटी परीक्षण वगैरह है वो किया गया था, सफलतापूर्वक किया गया था। ताकि क्या है कि जो गगनयान मिशन है उसमें जो इंजन के रूप में यूज किया जाएगा उसका पहले एक परीक्षण किया गया था एक तरह से। ठीक है, तो ये बहुत ही इस मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मील का पत्थर है कि आप पहले क्रायोजेनिक इंजन वगैरह है उसकी क्वालिटी वगैरह टेस्ट वगैरह कर लेते हो। गगनयान मिशन की घोषणा, औपचारिक घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2018 को सबसे पहले जब स्वतंत्रता दिवस लाल किले से क्या संबोधन कर रहे थे तब ये गगनयान कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा वगैरह है वो की गई थी 15 अगस्त 2018 के अंदर। और टारगेट क्या रखा था कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की जो 75 जो वर्षगांठ होगी उससे पहले मानव अंतरिक्ष यान है वो लॉन्च किया जाएगा। तो इसी साल 2022 के अंदर ये होना है। और यदि भारत इस मानव अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के अंदर या अंतरिक्ष के अंदर स्थापित कर देगा तो भारत यूएस से, रसिया और चाइना के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और हमारे लिए क्या है कि ये मिशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख सकते हो अभी तक अंतरिक्ष के अंदर मानव अंतरिक्ष उड़ान है वो 3 ही देशों ने, यूएसए, चाइना और क्या कि अमेरिका, इन 3 देशों ने ही अभी तक सफलता हासिल की है। और यदि भारत हासिल कर लेता है तो भारत क्या है कि विश्व का चौथा देश बन जाएगा। तो अपने आप में एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस मिशन के लिए जो गगनयान मिशन है उसके लिए हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV MK3, ये याद रखना, ये गगनयान मिशन के लिए इसके माध्यम से क्या है कि अंतरिक्ष के अंदर स्थापित किया जाएगा GSLV MK3। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मिशन का कि मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर 3 क्या है कि जो भारतीय लोग हैं उनको पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर भेजने, उनको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता है उसका प्रदर्शित करना है गगनयान मिशन के माध्यम से। तो ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। अगला इसरो के बारे में जान लेते हैं। और एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ ये भी है क्योंकि हाल ही के अंदर भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है उसके द्वारा प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव बनाया गया है। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों, ये एस सोमनाथ है वो के सिवान जो वर्तमान के अंदर इसरो के अध्यक्ष हैं उनकी जगह लेंगे और इनकी नियुक्ति हाल ही के अंदर की गई है। और ये इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव रहेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष के सिवान की जगह कौन हो गए हैं? एस सोमनाथ। तो ये 3 फैक्ट आप याद रख सकते हो। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा 1962 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है जिसका नाम है इनकोस्पार है, उसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी 1962 के अंदर। और उसके बाद में क्या है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। इसी कमेटी थी, इस कमेटी को आगे बढ़ा के एक संगठन का रूप दिया गया था। तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े के बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर NSO के द्वारा
जो खुदरा मुद्रास्फीति है, रिटेल इन्फ्लेशन का अर्थ है खुदरा मुद्रास्फीति है, उसके आंकड़े वगैरह जारी किए गए हैं और उसी NSO के हिसाब से खाद्य कीमतों के इस बार जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 5.5% क्या है कि बढ़कर हो गई है। मुद्रास्फीति क्या है कि जो पिछली बार थी उसकी तुलना के अंदर मुद्रास्फीति क्या है कि बढ़ी है। ये NSO के आंकड़ों बोल रहे हैं कि खाद्य कीमतों में, और कारण क्या है प्रमुख, खाद्य कीमतों के अंदर वृद्धि की वजह से क्या है कि जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ गई है। खुदरा मुद्रास्फीति है उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI संयुक्त के द्वारा मापा जाता है। CPI संयुक्त, CPI कंपोजिट है, उसके द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति है उसको NSO के द्वारा मापा जाता है। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके अंदर उपभोक्ता संबंधित जो वस्तुएं होगी, सेवाएं होगी, जैसे परिवहन, भोजन, चिकित्सा देखभाल, इससे संबंधित एक टोकरी वगैरह रहती है जिसमें क्या है कि सारे क्या है कि जो प्रोडक्ट वगैरह है, वस्तु और सेवा वगैरह है वो शामिल रहती है। उन्हीं की गणना क्या है कि NSO के द्वारा की जाती है। CPI का आधार वर्ष क्या है 2012, तो ये चीज़ भी याद रखना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके आधार पे खुदरा मुद्रास्फीति है वो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसके द्वारा मापा जाता है और उसका आधार वर्ष क्या है 2012। ठीक है। CPI क्या है कि 4 प्रकार का होता है। जो CPI है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो 4 प्रकार का है। पहला तो क्या है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, यानी जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनके लिए CPI अलग से है, कृषि मजदूर है उनके लिए CPI अलग से, और ग्रामीण मजदूर के लिए CPI। तो ये तीनों के तीनों है वो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा, श्रम ब्यूरो के द्वारा इन तीनों सूचकांक को, CPI के तीनों सूचकांक है उसको प्रति महीने आंकड़े वगैरह जारी किया जाते हैं। जबकि लास्ट वाला है जो संयुक्त CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त है जिसको कंपोजिट बोलते हैं, वो NSO के द्वारा जारी किया जाता है। और NSO है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है NSO, जबकि श्रम ब्यूरो है वो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना दोस्तों। थोड़ा सा आपको CPI और WPI के अंदर अंतर बता देता हूँ। वर्तमान के अंदर 2014 से RBI जो मुद्रास्फीति है वो CPI के आधार पर ही उसको मुख्य संकेतक के सूचकांक के रूप में क्या है कि इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें थोक स्तर की जो कीमतें रहती है उसमें परिवर्तन को मापा जाता है। जबकि CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसके अंदर उपभोक्ता यानी थोक स्तर से आगे जो उपभोक्ता वगैरह है उस स्तर पे क्या है कि जो कीमतों के अंदर होने वाला जो बदलाव है उसका मापन किया जाता है। WPI है उसमें क्या है केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, जबकि क्या है कि जो CPI है उसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट वगैरह आप है थोड़े से याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, असम मेघालय सीमा विवाद के बारे में बात करते हैं। ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 21 जनवरी को मेघालय का स्थापना दिवस है। मेघालय का 50वां स्थापना दिवस है। तो 50वां स्थापना दिवस है, इसके हिसाब से इसकी गठन कब हुआ था, इसका लगभग 1972 के अंदर। तो मेघालय के 50वें स्थापना दिवस पे एक समारोह आयोजित किया गया था। उसमें भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ये बोला गया था कि असम और मेघालय की सीमा के 6 क्षेत्रों के अंदर विवाद समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते पर है वो मोहर वगैरह लगाने की क्या कि अभी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि असम और मेघालय के बीच में 12 बिंदुओं पर विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है असम और मेघालय के बीच में। और उनमें से 6 क्षेत्रों पर जो विवाद वगैरह है उसको समाप्त करने के लिए अंतिम समझौता है वो होने की उम्मीद है, वो गृह मंत्री के द्वारा जताई गई है। असम और मेघालय के बीच में 885 किलोमीटर लंबी सीमा वगैरह बनाई है। तो असम और सीमा वगैरह कितनी है 885, और मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के माध्यम से असम से अलग किया गया था। तो ये चीज़ भी आप दोस्तों याद, और ज़्यादातर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो असम से ही अलग हुए थे, और जो मेघालय है वो 1971 के अंदर असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के माध्यम से मेघालय अलग राज्य बना था, जिसका जो असम के साथ 885 किलोमीटर सीमा है वो साझा करता है। असम का बहुत सारे राज्यों के साथ में, खासतौर से मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, उनके साथ में क्या लगातार सीमा विवाद है वो चल रहा है। ये आप मैप वगैरह के अंदर देख सकते हो, पूर्वोत्तर भारत का जो मैप है उसमें ये पूरा असम है, जिसकी सीमा यहाँ पे भूटान वगैरह से लगती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी असम की सीमा लगती है, और नेपाल के साथ में भी
असम की सीमा लगती है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, खासी वाला जो क्षेत्र है, गारो, खासी, जैंतिया जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ये जो खासी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे असम और मेघालय के बीच में 12 बिंदुओं को लेके 12 जो क्षेत्र है, लगभग मेघालय के द्वारा 2078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उस पर मेघालय सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो मेघालय के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी असम के अंतर्गत है। तो ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। ये पूरा पूरा मेघालय, ये बांग्लादेश हो गया। असम की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है? ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ में, मिजोरम के साथ में, त्रिपुरा के साथ में और मेघालय, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के सारे जो क्षेत्र हैं, सिक्किम को छोड़ के, उन सारों के साथ में असम की सीमा वगैरह है वो लगती है। आप ऑर्डर वगैरह भी याद रखना दोस्तों। ऊपरी पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। असम और मेघालय के बीच में विवाद का जो प्रमुख बिंदु है वो असम के कामरूप जिले के अंदर एक पश्चिमी गारो हिल्स क्षेत्र है, उसमें लंगपी जिला है, वो एक प्रमुख जो विवाद है, एक तरह से बड़ा विवाद है, सीमा से संबंधित है। तो पूरा जिला है, उसको लेके क्या है कि विवाद वगैरह ज़्यादा है कुछ। और दोनों सरकारों के द्वारा, असम और मेघालय की दोनों सरकारों के द्वारा सीमा विवाद है उसको निपटाने के लिए क्षेत्रीय समितियों की स्थापना भी की गई है। 2 क्षेत्रीय समितियां हैं, उसकी स्थापना की गई है ताकि सीमा विवाद है दोनों राज्यों के बीच में है वो हल किया जा सके। अगला दोस्तों, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, आरसीईपी के बारे में बात करते हैं, आरसीईपी और भारत के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर दक्षिणी कोरिया ने यह कहा है कि उसे आरसीईपी से भारत की अब्सेंस पर खेद जताया। एक तरह से क्या है कि भारत आरसीईपी के अंदर शामिल नहीं हुआ था और उसकी वजह से दक्षिणी कोरिया के द्वारा, क्योंकि दक्षिणी कोरिया भारत का मित्र राष्ट्र है और इसकी वजह से एक तरह से दोस्त होने के नाते ये खेद जताया था कि आने वाले टाइम में आरसीईपी के अंदर भारत यदि शामिल होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, तो आरसीईपी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि आरसीईपी है वो 1 जनवरी 2020 से लागू है। कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ है। और व्यापार की मात्रा के मामले में, ट्रेड ऑफ वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये याद रखना दोस्तों। इसके अंदर ये जो है वो 10 आसियान देशों के साथ में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन, यानी 15 देशों के बीच में ये रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ये समझौता हुआ है जो 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ है, जिसमें चाइना भी शामिल है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और 10 आसियान देश। ठीक है, तो भारत क्यों नहीं शामिल हुआ था? क्योंकि भारत का चीन के साथ साथ भारत का क्या है कि आसियान देशों के साथ भी क्या है कि व्यापार का जो असंतुलन है, क्योंकि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। चाइना के साथ में भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लगभग $60 बिलियन के आसपास ट्रेड डेफिसिट है। साथ में जो आसियान कंट्रीज है उनके साथ भी क्या है कि ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो गया और जो न्यूजीलैंड है वहाँ पे क्या है कि जो दुग्ध उद्योग वगैरह है, यानी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस सिचुएशन के अंदर है और भारत के डेयरी उद्योग है उसको प्रभावित कर सकता था। इसके अलावा चाइना के साथ में मिलने की वजह से यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो भारत का जो एमएसएमई क्षेत्र है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम क्षेत्र है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट वगैरह कर सकता था, क्योंकि अपनी क्या की जो इंडस्ट्री वगैरह है उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में या चाहे सेटअप के मामले क्लस्टर के टाइप में नहीं है। तो इसकी वजह से भारत सरकार के द्वारा और भारत ने क्या है कि ये भी तर्क दिया था कि जो 4th मोड है सेवाओं के क्या कि, क्योंकि सेवा के मामले आईटी और सेवा के मामले में भारत एक तरह से एडवांटेज स्थिति के अंदर रहता है, लेकिन इन देशों के द्वारा सेवा को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी नहीं गई थी, बात वगैरह नहीं की गई थी, इसलिए भारत सरकार के द्वारा आरसीईपी से अपने जो कदम वगैरह हैं वो पीछे खींच लिए थे। ये आप मैप के अंदर देख सकते हो, इसके अंदर कौन कौन शामिल है। ये जो पूरे आपको दिख रहे हैं ये आसियान देश हैं, 10 आसियान देश हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया और ब्रुनेई। तो ये 10 आसियान देश हैं। इनके साथ में चाइना भी शामिल है, इनके साथ साउथ कोरिया भी शामिल है, इनके साथ जापान भी शामिल है और इनके साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस तरह 15 देशों का विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया है एक तरह से। ठीक है, ये आप फैक्ट देख सकते हो कुछ थोड़े से कि आरसीईपी के अंदर जो 15 देश हैं वो विश्व की टोटल 28% जीडीपी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्लोबल ट्रेड है उसका भी 28%, यानी जितना ट्रेड हो रहा है उसमें
28% है वो इन देशों के द्वारा किया जाता है। और ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो 30% पॉपुलेशन है वो इसी क्षेत्र के अंदर रहती है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा ब्लॉक है, उसका निर्माण हुआ है और भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। भारत की अपनी वजह है जिससे अपने हाथ वगैरह कदम वगैरह पीछे खींचे थे। अगला दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी रिपोर्ट वगैरह है उसकी बहुत मायने रखती है। ये क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर इस संगठन की द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया था। ग्लोबल जोखिम यानी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है वो 2022 है, वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। ये जो मंच है ये स्विट्ज़रलैंड का एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्विट्ज़रलैंड है उसका एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 के अंदर हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1971 में स्थापना हुई थी। और इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है और बार बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। तो ये चीज़ याद रखें। सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरी रिपोर्ट ग्लोबल कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट है वो भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी याद रखो। वैश्विक आईटी रिपोर्ट यानी ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिपोर्ट है वो भी इसके द्वारा जारी की जाती है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किसके साथ हम मिलके, कार्नेल यूनिवर्सिटी प्लस के इंस्टीट्यूट के साथ हम मिलके एक रिपोर्ट वगैरह भी क्या है कि इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। कौन सी? ये जो वैश्विक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिपोर्ट आईटी रिपोर्ट है वो इंस्टीट्यूट और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके जारी करता है। कुछ और रिपोर्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंगिक जेंडर गैप रिपोर्ट हो गए, जो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो रिपोर्ट है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक द्वारा जारी किए जाते हैं। और पर्यावरण इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरणीय प्रदर्शन के जो सूचकांक है वो भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये रिपोर्ट याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में बात करते हैं। ये क्या है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में जो अधिकारियों के बीच में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है उसका हाल ही के अंदर आयोजित किया गया था। तो याद रखना होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन दो देशों के बीच में? तो भारत और अमेरिका। ठीक है। सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? 2011 के अंदर। और ये क्यों जारी किया जाता है? होमलैंड यानी अपने देश की क्या है कि जो अंदर जो आंतरिक सिक्योरिटी वगैरह है, सुरक्षा वगैरह है, उसके लिए दोनों देशों के बीच अधिकारियों के बीच में क्या है कि डायलॉग वगैरह है वो आयोजित किया जाता है। सबसे पहले क्या हुआ था? भारत और अमेरिका मातृभूमि सुरक्षा वार्ता 2010 है, उसमें भारत और अमेरिका के द्वारा आतंकवाद विरोधी पहल पर हस्ताक्षर करने के बाद में अगली कड़ी के रूप में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। तो पहले क्या है कि भारत अमेरिका मातृभूमि सुरक्षा वार्ता होती थी 2010 तक, और उसी को क्योंकि वो आतंकवाद विरोधी पहल थी, आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम क्या है कि मुंबई का अटैक वगैरह हुआ था, उसकी वजह से दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा था। और उसी कड़ी के अंदर आगे होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है वो आयोजित होने लगा था। एक और याद रखिए, ये फैक्ट भी आप याद रखिए, लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021, लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021 है वो भारत और अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 पार्टनरशिप की भी शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021 के अंदर। तो भारत और अमेरिका के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 है उसकी भी शुरुआत की गई थी। कुछ और फैक्ट वगैरह हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में कुछ 4 जो समझौते हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अमेरिका ने किसी और देश के साथ में नहीं किया। जो जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया है, उन 2 देशों के अलावा किसी और देश के साथ में नहीं किया गया। ये चारों के चारों समझौते हैं वो रट लीजिए। सबसे पहला BECA यानी भूस्थानी खुफिया के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग के लिए, जो खुफिया जानकारी वगैरह है उसको सहयोग करने के लिए BECA समझौता भारत और अमेरिका के बीच में हो रखा है। इसके अलावा GSOMIA यानी सैन्य सूचना समझौता पर सामान्य सुरक्षा से संबंधित क्या है कि जो सूचना वगैरह है उसको स्थानांतरित करने के लिए GSOMIA ये समझौता हुआ था, ये याद रखना। लेमो याद रखिए, जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें क्या है कि ये भारत के बीच एक कोमकासा जो संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, तो ये चारों समझौता है वो भारत और अमेरिका के बीच में हो रखे हैं। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में कुछ जो सैन्य अभ्यास है जो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक त्रिसेवा अभ्यास यानी तीनों सेनाओं के द्वारा
भारत की तीनों सेनाएं प्लस के यूएसए की तीनों सेनाओं के द्वारा कंपोजिट रूप से टाइगर ट्रायम्फ ये आयोजन किया जाता है। टाइगर ट्रायम्फ है वो भारत और अमेरिका के बीच में एक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, याद रखना दोस्तों। कुछ और है, एक तो युद्धाभ्यास, तो युद्धाभ्यास है वो सेना के साथ में किया जाता है। वज्र प्रहार है वो भी अमेरिका और भारत के बीच में, और एक रिम्पैक और एक रेड फ्लैग। तो ये 4 सैन्य अभ्यास याद रखिए, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, रिम्पैक और रेड फ्लैग। ठीक है, ये कुछ फैक्ट वगैरह याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ब्राक के बारे में बात करते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। ब्राक इंडिया के बारे में बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है, ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि हाल ही के अंदर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इस ब्राक को ये बोला है कि आप तत्काल प्रभाव से समाचार रेटिंग वगैरह है वो जारी कीजिए। यानी समाचार वगैरह उनकी रेटिंग जारी करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इस संस्था को बोला गया है। इस संस्था की स्थापना एक कंपनी के रूप में 2010 के अंदर की गई थी। तो ये एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, और इस कंपनी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त रूप से जो विज्ञापन दाता हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं या विज्ञापन एजेंसी वगैरह हैं, और जो प्रसारण कंपनी है उनके स्वामित्व के माध्यम से इस कंपनी की स्थापना 2010 में की गई थी। और इसका प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, सॉरी दोस्तों, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये तीनों संस्थाएं हैं, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर ब्राक इंडिया है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये एक कंपनी है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, लोहड़ी के बारे में बात करते हैं। 13 यानी मकर संक्रांति के एक दिन पहले ये लोहड़ी मनाई जाती है। ये उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो मुख्य रूप से पंजाब हो गए, हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से मनाया जाता है। और भारत में फसल कटाई त्यौहार के अंदर, फसल कटाई त्यौहार कौन कौन से हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, ये असम के अंदर है। भोगली जो बिहू है वो असम के अंदर है, याद रखना दोस्तों। उत्तरायण है और पौष पर्व है, ये भारत के प्रमुख फसल कटाई त्यौहार है। कौन कौन से, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व है। उनमें से लोहड़ी है वो उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो मकर संक्रांति से यानी 13 तारीख को ये मनाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पे मणिपुर को त्रिपुरा से जोड़ने के लिए पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस है वो शुरू की गई थी, उसका उद्घाटन वगैरह किया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज आज़ादी के 75वां सालगिरह मनाने वाले हैं, और अभी तक भारत के कुछ क्षेत्र हैं वो जो रेलवे की प्रमुख ट्रेन्स वगैरह हैं, जो जन शताब्दी वगैरह हैं, उनसे भी क्या है कि नहीं जोड़ पाए हैं। तो ये भारत के लिए, तो संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर मणिपुर राज्य को असम के रास्ते के माध्यम से त्रिपुरा से जोड़ने के लिए पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो शुरू की गई है। और ये ट्रेन वगैरह शुरू होने की वजह से 300 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यात्रा करने के अंदर जो अभी वर्तमान के अंदर 12 घंटे के आसपास लग रहे हैं वो कम होकर 6 घंटे के आसपास हो जाएगी। तो ये याद रखना, मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़ने के लिए पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस है, ट्रेन वगैरह है वो संचालित की गई। नेक्स्ट दोस्तों, इंदु मल्होत्रा पैनल के बारे में बात करते हैं। ये पैनल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा की जो उल्लंघन है उसको जांच करने के लिए पूर्व न्यायाधीश, यानी ये वर्तमान न्यायाधीश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता के अंदर एक जांच समिति गठित की गई। जो पीएम की सुरक्षा के अंदर जो चूक वगैरह हुई थी उसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जांच समिति गठित की गई है इंदु मल्होत्रा पैनल के याद, ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उसके द्वारा सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी का गठन भी, एक 3 सदस्यीय समिति है जो पीएम मोदी की सुरक्षा के अंदर चूक हुई थी उसकी जांच करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी और इंदु मल्होत्रा पैनल है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, 5 करंट अफेयर्स के क्विज जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति प्रदान की है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में LIC के अंदर यानी जीवन बीमा निगम के अंदर कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसकी अनुमति प्रदान की है? तो इसका आंसर क्या होगा? 20%, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने
कि मेरीलैंड अस्पताल के अंदर डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास के तौर पे सुअर का दिल वगैरह है उसका प्रत्यारोपण किया गया था, एक तरह से ट्रांसप्लांट किया गया था। तो यूएस से, ठीक है, अमेरिका के अंदर सबसे पहले किया गया था। और पिग यानी सुअर का विश्व के अंदर पहली बार हो रहा है ऐसा, तो इसकी वजह से। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आईपीएल के सबसे, जो पिछला आईपीएल था उसके सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस हैं, उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और जो अभी थोड़े दिन पहले ही जो क्वांटन डिकॉक है दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल की कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन जीवाश्म इथियोसॉर, ठीक है, वो मिला है। तो लगभग 18 करोड़ साल पुराना के कि ये जीवाश्म वगैरह है वो हाल ही के अंदर इंग्लैंड से मिला था। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद है, उनकी जयंती पे भारत के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और सरकार के द्वारा 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल है वो आयोजित पुदुचेरी के अंदर आयोजित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश है। जो 25वां राष्ट्रीय युवा जो फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप याद रखना दोस्तों। ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। इसके साथ में हमने कुछ भी डिस्कस किए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मकर संक्रांति को ढंग से मनाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन सेफ्टी भी रखना, ठीक है। धन्यवाद सभी का।